हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जाम एनालिसिस 2023। साथियों आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो एएआई के एग्जाम में आपके ऑल शिफ्ट से जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो कौन सा पेपर रहने वाला है? तो याद रखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पेपर हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसमें दोस्तों आज 15 अगस्त के सारे जीएस के क्वेश्चनों का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है एक बार से सेशन को जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जब क्लास होती है तो आप लोग इसको करना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि आने वाले एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस वगैरह होंगे उनकी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज दोस्तों 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी म्यूजियम कहां पर स्थित है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में निरंतर पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि रूमी दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों अगर बात कर ले रूमी दरवाजा की, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में हो जाएगा। अवध के नवाबों की सीट, कई शानदार स्मारकों का घर है। लखनऊ में 60 फीट ऊंची रूमी गेट का निर्माण नवाब अस्फी उद्दौला के शासनकाल में 1784 से 1786 के मध्य किया गया था। और यह कहा जाता है कि यह तुर्की में ये क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटिनोपल में प्राचीन पोर्टल पर डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। यानी कि रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है और इसको तुर्की गेट भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसको आप लोग ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे कि कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है, लेकिन हम बात कर लेंगे यहां पर आसियान में शामिल देशों के बारे में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे पहले थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, कंबोडिया, सिंगापुर और लाओस, ये टोटल के टोटल 10 देश हैं जो कि आसियान के सदस्य हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसका 11वां सदस्य भी बन चुका है। करंट अफेयर में इसका 11वां सदस्य भी बन चुका है जिसका नाम है दोस्तों तिमोर लेस्टे। क्या नाम है? तिमोर लेस्टे, जो इंडोनेशिया का जो पूर्वी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उसकी तरफ स्थित ये एक छोटा सा देश है। ये भी आसियान का मेंबर बना हुआ है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर बात कर लें हम किसकी, जो साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है यानी कि आसियान, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी और इसे बैंकॉक का घोषणा पत्र भी कहा जाता है जब इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसके अतिरिक्त इस संगठन का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करेंगे भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व के बारे में जो कि 54वां है, इसके अतिरिक्त एक और नवीनतम था वो भी 53वां था, तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात कर ले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, तो इसके द्वारा राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है कि ये भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व बनेगा। कौन बनेगा? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसके अतिरिक्त मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का के बाद राजस्थान का यह 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा यानी कि टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखना है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के प्रावधानों के अनुसार बाघ अभ्यारण्यों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। हाल ही में शामिल किया गया टाइगर रिजर्व आपका धौलपुर करौली शामिल है। अगर बात कर लें दोस्तों हम 53वें टाइगर रिजर्व के बारे में, तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा भारत का महान्यायवादी।
क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी या फिर कानून अधिकारी होता है, इसको याद रखना है। और इसके साथ साथ ये जो भारतीय सरकार होगी उसका मुख्य कानूनी सलाहकार भी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। भारत में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा होता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एनएपीएस नेप्स का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों अगर बात कर लें एनएपीएस के बारे में तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना, यानी कि नेशनल एप्रिएंटिसशिप, क्या लिखा है, नेशनल अप्रेंटिस, क्या लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नेप्स के बारे में जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा यह योजना भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई थी। दोस्तों यह योजना भारत सरकार ने, याद रखेंगे, के द्वारा अगस्त 2016 में नेप्स के नाम से लॉन्च की गई थी। और प्रधानमंत्री जी जब कानपुर आए थे 2016 में, कानपुर आए थे, यहीं पर इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, यह भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चैन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। तो वो डेट थी दोस्तों 23 अगस्त। 23 अगस्त शाम को 6:04 का समय था। इस समय भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया था। और 23 अगस्त को ही भारत सरकार के द्वारा, याद रखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कब हुई है, तो दोस्तों याद रखेंगे 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने मनाने का ऐलान किया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो नौसेना प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम है, एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना के प्रमुख है। और नौसेना स्टाफ ये क्या लिखा है, CNS के वर्तमान में प्रमुख सशस्त्र बलों के एकमात्र पूर्ण एडमिरल कौन है, आर हरि कुमार है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात कर लें नौसेना दिवस की तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे 4 तारीख को, और माह कौन सा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों अगर बात कर लें विश्व लेवल पर हरित क्रांति, तो विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। ये कहां पर हुई थी, याद रखेंगे USA में हुई थी। ठीक है, इसके तर्ज पर ही भारत ने 1965 से 66 के मध्य भारत में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक बनेंगे वो MS स्वामीनाथन बनेंगे। जबकि विश्व लेवल पर जब पहली बार 1960 के दशक में USA में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय जो नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग से जो हरित क्रांति भारत लाए थे उनका नाम था C सुब्रमण्यम। और C सुब्रमण्यम तथा MS स्वामीनाथन, इन दोनों के प्रयासों से ही 1965 से 66 के समय के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लाइट हाउस फेस्टिवल है ये भारत का पहला मनाया गया है। और इसका जो आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है, गोवा में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर क्या रखा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के ऐतिहासिक पोर्ट अगुआड़ा में भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। यहां पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बंदर तथा जहाज रानी, जल मंत्रालय के और पर्यटन मंत्री जो थे श्रीपद नाइक और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खांटे मौजूद रहे थे। यानी कि ये सारे के सारे लोगों ने इसका उद्घाटन किया था लाइट हाउस फेस्टिवल का। और कहां पर हुआ था दोस्तों, गोवा में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत की एविएशन इंडस्ट्री की रैंक कितनी है। दोस्तों यानी कि जो भारत की विमानन कंपनी है, विमानन एरिया है, जो विमानन उद्योग है, इसकी जो टोटल रैंक आई है दुनिया में ये कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो भारत का विमानन एरिया है, विमान की जो क्षेत्र में कार्य करती कंपनियां हैं, इनकी टोटल रैंक मिली है भारत को तीसरी। कह रहा है भारतीय विमानन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला बाजार है। पिछले दशक की तुलना में लगभग 10% की दर से यह बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत में पशुधन डेयरी संगठन के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें डेयरी मंत्रालय या पशुधन डेयरी संगठन के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हर साल देसी गाय के संरक्षण के संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान पशुपालकों को नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार है, यानी कि नेशनल गोपाल अवार्ड।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो श्वेत क्रांति थी भारत में, जिसके जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे, इस कारण उनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था। और 26 नवंबर को ही हम जो नेशनल मिल्क डे है यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, यही मनाते हैं और इसी दिन यह पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 41वां लोकमान्य अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को 41वां लोकमान्य अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो कब दिया जाता है दोस्तों? 1 अगस्त को दिया जाता है। 1 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को मुंबई में गोपाल कृष्ण जो लोकमान्य तिलक थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं की मृत्यु यानी कि पुण्यतिथि पर क्या दिया जाता है? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे लोकमान्य अवार्ड कहा जाता है। और 2023 में यह अवार्ड 103वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री जी को दिया गया है और इस अवार्ड में एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए दिए गए हैं। और ये 1 लाख रुपए जो है ये प्रधानमंत्री जी ने डोनेट कर दिए हैं एक संस्था में। उस संस्था का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आयोजन हुआ है भारतीय पहलवानों ने। कहां पर हुआ? याद रखेंगे जॉर्डन में। सबसे पहले इसको याद रखेंगे जॉर्डन में। इसके बाद अगर बात कर ले, यहां पर लिखा है भारतीय पहलवानों ने वैश्विक अंडर कुश्ती 20 चैंपियनशिप, यहां पर लिखा है कि अपना अभियान 4 स्वर्ण 3 रजत और 7 कांस्य के साथ पदक तालिका में टोटल 14 पदकों के साथ समाप्त किया है। इसका आयोजन दोस्तों 14 से 20 अगस्त को किया गया था। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 19 वर्षीय एक भारतीय लड़की है जिसका नाम है अंतिम पंघल। क्या नाम है? अंतिम पंघल। अंतिम पंघल ने पिछले साल की तरह बुल्गारिया की सोफिया को अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरा दिया और भारत के लिए पहली बार महिला बनकर इतिहास रच दिया। यानी कि इन्होंने दूसरी बार लगातार अपना जो क्या है खिताब है वो डिफेंड किया है। इससे पहले 2022 में भी इन्होंने यही खिताब जीता था और 2023 में भी ये खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे बुडापेस्ट में हुई थी। कहां पर हुई थी? बुडापेस्ट में 2023 में हुई थी। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये शानदार क्वेश्चन है और 19 से 27 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए अगर बात कर लें फुलकारी चित्रकला की या फुलकारी कढ़ाई शैली की, ये आपकी पंजाब से आती है। और ये क्रिया किसमें जाता है फुलकारी कढ़ाई शैली? तो दोस्तों याद रखेंगे फुलकारी कढ़ाई रंगीन रेशमी धागों एवं खद्दर के एक मोटे सूती कपड़े की पीठ पर एक सिलाई के साथ बनाई जाती है। इस प्रकार यहां पर लिखा है सुई वर्क की प्राथमिक गुण यही है। फुलकारी कढ़ाई का प्रयोग केवल शॉल और ओढ़नी के रूप में किया जाता है। यानी कि लड़कियां जो अपना दुपट्टा डालती हैं उस दुपट्टे में, और जो सर्दियों में महिलाओं के द्वारा शॉल डाली जाती है उस शॉल, दोनों में किया जाता है किसका? फुलकारी कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा 95%। 95% यानी कि टोटल जो ओवरऑल भारत का व्यापार है, जो साधन है, जो भारत से इंपोर्ट होता है, जो भारत का एक्सपोर्ट होता है, ये सारा का सारा कहां से होता है? समुद्री मार्ग से होता है, लगभग 95%। क्योंकि देखिए हमारे भारत के आसपास 2 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की लड़ाई रहती है। एक तो हमारा ऊपर के एरिया में हो गया चीन और पश्चिमी एरिया में पाकिस्तान। तो इन दोनों से क्या होता है दोस्तों? इन दोनों से कोई भी लैंड के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है। चीन से जो ट्रेड होता है वो हमारा सीधा, क्योंकि यहां पर पहाड़ पड़ जाते हैं, इस कारण नहीं होता है। सॉरी। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे पाकिस्तान से परमानेंट दुश्मनी रहती है, इस कारण रुक जाता है। चीन से जो ट्रेड होता है वो हमारा कहां से होता है? याद रखेंगे प्रशांत महासागर से, मलक्का स्ट्रेट से होता है। जबकि पाकिस्तान वगैरह से तो ट्रेड होता ही नहीं है, लगभग 0 होता है। लेकिन याद रखेंगे जो भारत का एरिया है मुंबई से लेकर के ये जो दुबई वाला स्थान है, यहां से होते हुए आपका यूरोप में व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे और बाद बाकी का व्यापार जो अमेरिका वगैरह से होता है, इन्हीं संसाधनों से जो मलक्का स्टेट है
इससे होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 95% लगभग जो व्यापार होता है वो भारत का समुद्री मार्गों से होता है, लेकिन बचता है 5%। तो 5% में ऐसे देश आ जाते हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। इनसे जो व्यापार होता है ये हमारा 5% होता है, और ये किससे होता है? लैंड के माध्यम से होता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिमी घाट से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे। अगर बात कर ले पश्चिमी घाट की, यह एक पर्वतमाला है, याद रखेंगे, भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलने वाली। गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से राज्यों को कवर करते हुए तमिलनाडु में समाप्त होती है। घाटों को अक्सर भारत में महान ढलान कहा जाता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है इसमें शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर में। इसको भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र में इस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये भी नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार एसएससी के द्वारा पूछा गया है। तो ये जो सह्याद्री है इसे कहां पर कहा जाता है? महाराष्ट्र में। इसको भी याद रखना है। अगर दोस्तों आपको चाहिए भारत की सारी यूनेस्को विश्व धरोहर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहां पर आज ही हमने आपको सारी की सारी जो आपकी 42 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दी है। आप चाहो तो वहां पर जाकर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस क्लास का नोट्स यानी कि पीडीएफ मिलेगा तो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। देखिए, जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था ये ओशिनिया में हुआ था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की थी, और इसका जो खिताब है वो जीता है दोस्तों स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने। और हराया किसे है? तो याद रखेंगे इंग्लैंड को हराया है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे यहाँ पर 2023 का इवेंट पहला मौका है जब ओशिनिया यानी कि ओशिनिया में इस टूर्नामेंट की मेजबानी हुई। ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1991 में पहली बार महिला फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। और इसका जो खिताब था, इसका खिताब यूएसए ने नॉर्वे को हराकर जीता था। किसका? पहले वाले का। लेकिन जो लेटेस्ट अभी 2023 में हुआ है, इसका खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग अमृता शेरगिल से संबंधित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अगर बात कर लें अमृता शेरगिल की, तो ये क्या है? एक चित्रकार थी, और दोस्तों इनके लिए बहुत सारे चित्र बनाए गए थे इनके द्वारा, जैसे आत्मचित्र शीर्ष कहानी, इसके अतिरिक्त कालाराज सुजेसी, इसके अतिरिक्त हंगेरियन जिप्सी गर्ल, इसके अतिरिक्त 3 लड़कियों का समूह, और वधु शौचालय ग्रामीण परिदृश्य। ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स थी ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और ये जो हंगेरियन जिप्सी गर्ल है ये एक आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इन्हें एक मेडल हुआ था, उसमें स्वर्ण मेडल जीता था। इन्होंने जो इंटरनेशनल पेंटिंग हुई थी उसमें इन्होंने 1932 के आसपास जो पेंटिंग बनाई थी उसको लिए 1935 के आसपास इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि जो अमृता शेरगिल थी इनका जो ओरिजिन हुआ था यानी कि जन्म हुआ था ये हंगरी में हुआ था। जो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद ये भारत में क्या हो गई थी? आकर के बस गई थी। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वीरता पुरस्कार है? क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वीरता पुरस्कार है? तो भारतीय वीरता पुरस्कार क्या होते हैं? जो उत्तेजक और खतरनाक परिस्थितियों में वीरता और बलिदान कार्यों की पहचान करते हैं उनको क्या दिया जाते हैं? वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये सारे के सारे भारत के वीरता पुरस्कार हैं। इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और अक्सर ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो साहस भरे कार्य करते हैं या बलिदान भरे, जैसे कि हमारे सैनिक, इनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या कह रहा था? कौन सा देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ऑप्शन तो पता नहीं चला है, लेकिन अगर बात करें राष्ट्रमंडल देशों की, तो राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? जिन देशों पर, याद रखेंगे यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र देशों का वह संगठन है, उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, यानी कि ब्रिटिश राज्य की कभी कॉलोनी रहे थे, वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ गेम्स में आते हैं। तो क्या दोस्तों हमारा भारत भी आता है? दोस्तों याद रखेंगे हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे, इस कारण हमारा देश भी क्या है? कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, कॉमनवेल्थ देशों का। लेकिन इन्हीं देशों के द्वारा एक गेम्स का आयोजन किया जाता है जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं या फिर राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कॉमनवेल्थ देशों का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। इसमें कुल मिलाकर के 56 देश हैं। यही नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जो सारे के सारे देश इसमें 56 शामिल है वो सारे के सारे इंग्लैंड के ही गुलाम थे। वो दोस्तों सारे के सारे देश इंग्लैंड के गुलाम नहीं थे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो कभी गुलाम नहीं हुए, वो भी इसका हिस्सा बने हैं, क्योंकि खेल के परिदृश्य से खेल को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2023 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। एशिया कप में भारतीय टीम ने हमेशा से दबदबा रहा है।
भारत ने 8वीं बार इसकी चैंपियनशिप बनी है और इसके बाद श्रीलंका का नंबर आता है जिसने 6 बार यह ट्रॉफी जीती है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वर्तमान में भारत के कुल कितने यूनेस्को धरोहर स्थल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? 42। देखिए अभी फिर से आपको बता दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जो कि टेलीग्राम का लिंक है। किसका? टेलीग्राम का। आप चाहो तो वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रतिदिन क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन और जो इंपोर्टेंट नोट्स है, जैसे कि स्टैटिक का यही क्वेश्चन है कि यूनेस्को धरोहर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका पूरा लिस्ट हमने डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम में। यानी कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन पीडीएफ्स वगैरह क्लास की रहती हैं वो वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इंदिरा गांधी म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। कह रहा भोपाल की बड़ी झील के किनारे 200 एकड़ के रमणीक क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत में विशालतम और मुक्ताकोश मानव शास्त्रीय संग्रहालय है। इसको याद रखेंगे। इसका निर्माण 1977 में किया गया था। यह भी याद रखेंगे 1977 में इसका निर्माण किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ। क्या हो जाएगा? कोको गॉफ। 19 साल की अमेरिकी एक लड़की है, उसके द्वारा यूएस ओपन में खिताब जीत लिया गया है। किसका? जो जो टेनिस की प्रतियोगिता होती है उसमें महिला एकल में, जबकि पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच 2023 में यूएस ओपन का खिताब फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। और जोकोविच का यह 24वां ग्रैंड स्लैम था। यह भी याद रखेंगे। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन से? नोवाक जोकोविच है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए जो यूएन है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके द्वारा 21 सितंबर को पहली बार 1981 से क्या मनाया जाने लगा? ये मनाया जाने लगा आपका अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ब्रिक का नाम किसके द्वारा दिया गया था? अगर बात कर लेते हैं ब्रिक के बारे में, तो ब्रिक का जो नाम है दोस्तों ये जिम ओनिल ने दिया था। किसने दिया था? जिम ओनिल ने। जिम ओनिल कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे ये गोल्डन सेक्स नामक एक संस्था है, उसके क्या थे? एक कार्यकारी अधिकारी थे और इनके द्वारा ब्रिक नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? याद रखेंगे BRIC। और इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि 2001 में जब इन्होंने ये नाम दिया, किसने? 2001 में जब गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने ये नाम दिया, तो दोस्तों उन्होंने दावा किया था कि 2050 तक 4 ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी। यानी कि ब्राजील, रसिया और इसके अतिरिक्त इंडिया और चाइना, ये 4 देश ऐसे होंगे, इनके द्वारा कहा गया था कि 2050 तक इनका पूरे विश्व में दबदबा होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन लोगों का दबदबा होगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे 2010 में इसमें कौन शामिल हो जाता है? आपका साउथ अफ्रीका। तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? याद रखेंगे ब्रिक्स बन जाता है। जबकि देखिए नाम दिया गया था 2001 में, स्थापना हुई थी पहली बार 2009 में और पहली मीटिंग हुई थी 2006 में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ब्रिक्स कंफ्यूजन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। किसी दिन दोस्तों आप लोगों के लिए ये एक संगठन की एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, वो आप लोग देख लेना, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वरुण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों भारत और फ्रांस। क्या बन जाएगा? भारत और फ्रांस के मध्य, 2 देशों के मध्य क्या होता है? वरुण युद्धाभ्यास। याद रखेंगे भारत और फ्रांस कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे एक शक्ति होता है। ये किसका होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये थल सेना का होता है। किसका? जो हमारी थल सेना है, थल सेना क्या करती है? शक्ति युद्धाभ्यास करती है। इसके अतिरिक्त एक होता है गरुड़। क्या होता है? गरुड़। ये भी इंडिया फ्रांस के मध्य होता है और इसमें हमारी वायुसेना करती है। कौन? वायुसेना। क्योंकि जो गरुड़ होता है वो एक पक्षी होता है और कहां पर होता है? आसमान में। तो ये एक ट्रिक है कि जो गरुड़ युद्धाभ्यास हो जाएगा वो भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य। इसके अतिरिक्त वरुण, वरुण को याद रखेंगे। वरुण किसके देवता है? तो आप कहेंगे सर वर्षा के देवता है। तो वर्षा यानी कि जल, और जल सेना जो हमारी नौसेना है, इसका जो युद्धाभ्यास हो जाएगा वो वरुण हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका 21वें संस्करण का अभी हाल ही में आयोजन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे अरब सागर में हुआ है, यानी कि भारत में हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एयर इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे एयर इंडिया के वर्तमान में सीईओ है कैंपबेल विल्सन। कौन है? कैंपबेल विल्सन। तो याद रखेंगे टाटा सन्स के द्वारा अभी एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया गया था, यानी कि एयर इंडिया को खरीद लिया गया था और एयर इंडिया ने इसका जो सीईओ बनाया है वो कैंपबेल विल्सन को बनाया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मिर्जापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसको भी याद रखेंगे। देखिए मिर्जापुर क्यों पूछा गया, ये दबंगाई के लिए नहीं, वो एक वेब सीरीज बनी थी मिर्जापुर, उसके लिए नहीं पूछा गया, क्योंकि मिर्जापुर एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। याद रखेंगे जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इसकी गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित घंटाघर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समांतर नैनी प्रयागराज, यानी कि जो नैनी प्रयागराज है इसी के समांतर जो घंटाघर है मिर्जापुर का, ये समांतर एक 82.5 डिग्री की रेखा से गुजरते हैं। और यही रेखा जो है दोस्तों ये भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय समय मानक रेखा है, इसको याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारतीय मानक समय रेखा को 82 डिग्री ईस्ट जैसे मानक भूमध्य रेखा के रूप में लिया गया है, क्योंकि यह देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। देखिए एक तो नैनी प्रयागराज और दूसरा हमारा मिर्जापुर घंटाघर, ये दोनों के दोनों आपकी एक ही जो समय रेखा है ऐसे गुजरती है। ऊपर हमारा नैनी प्रयागराज पड़ जाता है और नीचे इसी के सीध में क्या पड़ जाता है, मिर्जापुर का घंटाघर पड़ जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एफपीएसबी के नए सीईओ कौन बने हैं? यानी कि भारत के वित्तीय नियामक मानक बोर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं दोस्तों कृष्णा मिश्रा। कौन बने हैं? कृष्णा मिश्रा। और 1 अगस्त 2023 से इन्होंने अपना क्या पद संभाला है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यहां पर लिखा है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा हरियाणा। देखिए राष्ट्रीय की बात करें या अंतरराष्ट्रीय की, या बात कर लें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये दोनों के दोनों जो मुख्यालय हैं ये कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। याद रखेंगे गुरुग्राम में। कहां पर? इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम में स्थित है। अगर बात कर लें 2013 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई थी, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय भी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर जो COP21 हुआ था, क्या हुआ था? याद रखेंगे COP21 हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। यहीं पर मिलकर भारत और फ्रांस ने क्या किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना किया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? क्या पूछा गया है? नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में आपको असम दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? असम। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, क्योंकि असम का जो सीमा है ये कभी भी किससे नहीं बनती है? म्यांमार से नहीं बनती है। म्यांमार हमारा इस दिशा में पड़ता है, ठीक है, पूर्व की ओर स्थित है म्यांमार। और याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य दोस्तों हमारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था भारत IUCN का सदस्य किस वर्ष बना? यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसका भारत सदस्य कब बना था? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत ने 1969 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्या है यहाँ पर फॉरेस्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CC का मतलब आप लोग निकाल लेंगे, के माध्यम से IUCN का सदस्य बना था। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस की स्थापना 2007 में हुई, यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। यानी कि जो हमारा IUCN है, क्या है? याद रखेंगे जो हमारा IUCN है इसकी स्थापना 1948 में 5 अक्टूबर को हुई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और IUCN का जो मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किस बैंक ने नए कस्टमर को ग्रीन कार्ड देने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI के द्वारा जो नए कस्टमर होंगे उनको ग्रीन कार्ड देने की योजना बनाई गई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा है? शुरुआत। देखिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व अलग है, जबकि शुरुआत अलग है। तो शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा चंडी प्रसाद और गौरी देवी। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? चिपको आंदोलन की। जबकि जो चिपको आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था वो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। यानी कि जो वनों की अंधाधुंध उत्तराखंड में कटाई चल रही थी उस समय ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसको रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद और गौरा देवी के साथ आए थे और इन्होंने इसका आगे आकर के नेतृत्व किया था। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो शुरुआत पूछेगा चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था? याद रखेंगे भारत के वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या हो जाएगा? जो भारत के एयरलाइंस मिनिस्टर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास।
आशा करते हैं ये जो आज के टॉप क्वेश्चन हमें मिले थे स्टूडेंट के द्वारा वो आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। यदि इस कंटेंट का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, एक बार फिर से बता दिया जाए कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया तो दोस्तों एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखते रहिए जीएस सब बाय डीएस सर। दोस्तों बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, नए एनालिसिस के साथ, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।